नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जल प्रदूषण, उसे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जल प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के प्रभाव। तो ओवरऑल हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको नमामि गंगे कार्यक्रम और गंगा कार्य योजना के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी काफ़ी संभावना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रदूषित जल में उपस्थित वायरस, जीवाणुओं, परजीवियों एवं कृमियों के कारण संक्रमण जन्य रोग जैसे पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनी खराब होने आदि का खतरा रहता है। संक्रमित जल पीने, नहाने, खाना बनाने आदि के लिए अनुपयुक्त होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहचानिए प्रदूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है। तो ये जितनी भी बीमारियाँ हैं सभी प्रदूषित जल पीने से होती है, तो इनका ध्यान आप जरूर रखिएगा। आइए कुछ और बीमारियों के बारे में जानते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता होने से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे अस्थियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। पेयजल में क्रोमियम की मात्रा उचित से अधिक होने पर यकृत और गुर्दा संबंधी रोग हो सकते हैं, मतलब लिवर और किडनी की बात यहाँ पर हो रही है। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग हो जाता है, जिससे अस्थियां एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है तथा यकृत एवं फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। यकृत मतलब लिवर और फेफड़े मतलब लंग्स। सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरियां एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल द्वारा एस्बेस्टोसिस, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। एस्बेस्टोसिस एक प्रकार से लंग्स का कैंसर होता है। तो आपको इन सभी बीमारियों के नाम याद रखने हैं। जैसे एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी तो फ्लोरोसिस नाम का रोग होगा। अगर क्रोमियम की मात्रा अधिक होगी तो लिवर और किडनी संबंधी रोग होंगे। अगर कैडमियम की मात्रा अधिक होगी तो इटाई रोग होगा, जिससे लंग्स और लिवर में कैंसर हो सकता है। अगर सीसा युक्त पानी आपने ज़्यादा पी लिया तो एनीमिया, सर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी और मसूड़ों में नीलापन देखने को मिलेगा। और एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल पीने से एस्बेस्टोसिस मतलब लंग्स का कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप एक बार और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी धातुओं से युक्त जल के प्रयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। जैसे पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से 1956 में जापान में मीनामाटा महामारी से अनेक लोगों की मौत हो गई थी। अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यधिक विषैला पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है, जिससे अंगों, होठ, जीभ आदि में संवेदन शून्यता, बहरापन, आंखों में धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन आ जाता है। यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बताइए जापान में मीनामाटा महामारी किस वजह से हुई थी। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से। तो हर लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आपको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। भूमिगत जल प्रदूषण। औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों से युक्त जल रिसकर भूमिगत जल में मिल जाता है और भूमिगत जल संक्रमित हो जाता है। स्वच्छ पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल लगभग 30% है। भूमिगत जल 1.5 बिलियन लोगों के लिए जल का प्राथमिक स्रोत है। भूमिगत जल में कमी मानव के लिए कृषि समेत अन्य गतिविधियों के लिए विकट समस्या पैदा करती है। अब हम पढ़ेंगे भूमिगत जल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से यह नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मिथेमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। इस रोग को मिथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है, तो आपको लगाना होगा पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण।
और इसमें नवजात शिशुओं में हीमोग्लोबिन के साथ साथ मिथेमोग्लोबिन भी बनने लगता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भूजल में आर्सेनिक प्राकृतिक स्रोत के कारण विद्यमान है। अब देखते हैं आर्सेनिक युक्त पानी पीने से क्या क्या बीमारियां होती है। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैकफुट नामक चर्म रोग हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपरकेरिटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस तथा फेफड़ों एवं त्वचा का कैंसर हो जाता है। याद रखिएगा, किसी भी बीमारी का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि ब्लैकफुट एक चर्म रोग है जो आर्सेनिक युक्त जल पीने से होता है। साथ ही में डायरिया, हाइपरकेरिटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस और फेफड़ों और त्वचा का कैंसर, इन सबके पीछे भी आर्सेनिक एक प्रमुख कारण है। सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आइए जल प्रदूषण के कारण देखते हैं कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों का जल स्रोतों में मिलना, कृषि में उपयुक्त उर्वरक एवं खरपतवार युक्त जल को नदी में मिलाना, तेल अधिप्लाव, रेडियो सक्रिय तत्वों से युक्त रसायन का जलीय तंत्र तक पहुंचना, विद्युत ऊर्जा केंद्र से निकले उच्च ताप युक्त जल का जल स्रोतों में निकास, नहाने में एवं कपड़े धोने के लिए नदी के जल का प्रयोग। तो ये कुछ कारण हैं जो जल प्रदूषण के मेन कारण बताए जाते हैं। ये सभी कारण आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन में, और नॉर्मली भी ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये सभी याद होने चाहिए। औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण जल की मांग में भी तीव्र वृद्धि हुई है, लेकिन गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जल की मांग में भी तीव्र वृद्धि हो रही है, लेकिन वर्तमान में जो जल की शुद्धता है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। वर्तमान में लोगों को जो शुद्ध जल मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वह नहीं मिल पा रहा है, और इसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हम ही वो कारण है जो जल को गंदा करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, भारी धातुएं जैसे पारा, यूरेनियम और कैडमियम आदि को पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माना है। याद रखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेयजल प्रदूषण के लिए निम्न में से किसे उत्तरदायी माना है। तो आपको यहाँ पर फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम और भारी धातुओं के अंतर्गत पारा, यूरेनियम और कैडमियम, इन सभी के नाम याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए गंगा कार्य योजना को पढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान। देश की प्रमुख नदियों में से एक, स्वयं का निर्मलीकरण करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। स्वयं का निर्मलीकरण मतलब गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे बैक्टीरियोफेजेस जीवाणुओं को खा जाते हैं, जिससे गंगा कुछ मात्रा में प्रदूषण से बच जाती है। लेकिन वर्तमान में गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि बैक्टीरियोफेजेस भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का आज संसाधित मल अपशिष्ट गंगा में अपवाहित किया जाता है तथा हजारों की संख्या में लाशें व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी। तो 1985 में शुरुआत की गई थी, और गंगा आज कितनी स्वच्छ है, कितनी प्रदूषित है, यह आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण मतलब NRCP कर दिया गया। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ ही कर दिया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा 2024 में नमामि गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण एवं प्रदूषण को खत्म करना था। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इस टॉपिक में से अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है
तो आपको एक एक बीमारियों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हाई चांसेस है बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन ही पेपर में बनेगा। जैसे नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, भारी धातुओं से युक्त पेयजल पीने से कौन सा रोग होता है। अगर आप ये सभी याद कर लेंगे तो हाई चांसेस है पेपर में भी आप क्वेश्चन सही करके आएंगे। इससे पहले भी हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की एक इम्पॉर्टेंट क्लास पढ़ चुके हैं, SDG और MDG। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, क्योंकि वहीं पर इसकी PDF डाली जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सके। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।